Welcome you all in my channel again, that is Maths by Shilpa, and today बहुत मुझे ये इन्फॉर्म करना है आपको कि इंटीग्रेशन की मैं बहुत सारी वीडियोस को अपलोड कर चुकी हूँ, है ना। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके पास जो टॉपिक अभी शुरू नहीं हुआ था, वैसे तो इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। वो टॉपिक है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, डेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताया था कि दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। ओके, जब जो अभी तक हमने क्लासेस ली थी वो किसकी थी, सारी इंडेफिनिट की थी। इंडेफिनिट और डेफिनिट में फ़र्क क्या होता है उसको आप समझ लीजिए, और कैसे वो अप्लाई होता है उसको भी आप समझ लीजिए। अब देखो, डेफिनिट इंटीग्रेशन पर बेस्ड हमारे पास 3 एक्सरसाइजेज हैं। ओके, 3 एक्सरसाइजेज हैं। कौन कौन सी है हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक मिनट मैं इसको थोड़ा कम कर लेती हूँ। ओके, डेफिनेट इंटीग्रेशन पर बेस्ड है 7.9, 7.10 और 7.11। ये हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन पर बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं। उससे पहले मैं सारे लेक्चर्स आपके लिए कवर कर चुकी हूँ कि 7.1 और 7.2 का मैंने एक कंबाइंड लेक्चर बनाया था। उसके बाद मैंने 7.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर अलग लेक्चर बनाया है। 7.4 जो कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर पर इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, मैंने वो भी आपको मार्क करा दिया, अच्छे से मैंने करवा दिया है। आप लेक्चर्स में जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स मैंने अलग से आपको समझाए हैं, और उस पर बेस्ड मैंने लेक्चर बनाया है पूरा, एक अलग क्वेश्चंस का, एक अलग रूल्स का। तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद बाय पार्ट्स आ जाता है 7.6। बाय पार्ट्स भी मैंने आपको रूल्स काफ़ी अच्छे से क्लियर किए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो भी मैंने अलग से डाली है ताकि आपको कोई भी क्वेरी ना रहे इंटीग्रेशन के अंदर। उसके बाद 7.7 ओके, तो बाय पार्ट्स की मैंने एक प्रॉपर्टी भी बताई थी आपको, 2 नंबर की या 1 नंबर पे उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी मैंने आपको कराया। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी नीचे, तो आप उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब देखिए, अब आज हम शुरू करेंगे ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ। अब जो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है और इनडेफिनेट होता है, उसमें फ़र्क क्या होता है, तो वो हम देखेंगे आज इस वीडियो के अंदर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को, और वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि कुछ भी अगर मिस होता है आपका वीडियो में तो आपका कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन ही मिस हो रहा है, क्योंकि मैं पूरी वीडियो के अंदर ही सारे मैं इंपॉर्टेंट पार्ट ही डालती हूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि उनको भी हेल्प हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन को। तो सबसे पहली बार डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते किसको हैं? ओके, इस पर हम बात करेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन हम कहते किसे हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, अभी तक नॉर्मली आप इंटीग्रेशन को कैसे पढ़ते हैं कि आप जिसको इंटीग्रेट करते हैं उसको अंदर लिखा जाता है। जैसे फंक्शन ऑफ एक्स को आपने इंटीग्रेशन करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करते हैं, जिस वेरिएबल का फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट या इंटीग्रेट किया जाता है। ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से। अभी तक क्या होता था कि इंडेफिनिट के केस में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर लिमिट गिवन नहीं होती है। ओके, लेकिन डेफिनेट के केस में हमें पता होता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। ओके, हमारे पास एक पर्टिकुलर रेंज होती है A to B। ओके, A to B, जिसमें A को क्या बोला जाएगा, लोअर लिमिट। ओके, और B को क्या बोला जाएगा, अपर लिमिट। ओके, B को बोला जाएगा अपर लिमिट। तो और इसका जो आंसर निकल कर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स। और उसमें हम लिमिट लगाते हैं, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में उसको एनक्लोज करना है, और लिमिट यहाँ लिखते हैं हम हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ A to B। नीचे हमेशा लोअर लिखी जाती है और ऊपर हमेशा अपर लिमिट को लिखा जाता है। तो इस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है। अब आप एक बात पूछेंगे मुझसे, मैम हम जब भी पहले इंटीग्रेशन करते थे, जैसे अपने एक्स स्क्वायर का भी किया, तो आप लिखते थे कि x³/3 + c। अब c क्यों नहीं लगाया? ठीक है, और सी क्या होता था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता था। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये हम इसलिए लगाते थे क्योंकि हमें यहाँ पर इंटरवल गिवन नहीं था कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो उन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते थे। लेकिन अभी इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक पर्टिकुलर इंटरवल है कि भाई A to B है, तो हमें पता है कि एक फ़िक्स वैल्यू निकल कर आ सकती है। लेकिन अगर आपके पास इंटरवल ही गिवन नहीं है तो फिक्स वैल्यू कभी नहीं आ सकती। ओके, तो उसको रिमूव करने के लिए हम सी को, उन सबको कवर अप करने के लिए हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करते थे, लेकिन हमें इसमें सी नहीं लगाना है। ओके, हमें इसमें सी नहीं लगाना है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अच्छा, तो चलिए एक छोटा सा मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ ताकि आपकी जो सारी क्वेरीज होंगी ना माइंड में, सारी क्लियर हो जाएंगी कि क्वेश्चन में लिखना कैसे है। अब देखिए, अगर मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेकर चलूँ, एग्जांपल नंबर 27। अब आप देख सकते हैं मैंने लेफ्ट में NCERT को ओपन किया हुआ है। टुडे आई एम गोइंग टू मार्क द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 7.9 एंड 7.10। इसके बाद जो मैं वीडियो लेकर आऊँगी उसमें मैं 7.11 की आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि 7.11 में से डेफिनेटली जो क्वेश्चन की कवरेज है वो 7, एक मिनट,
है ना। 7.11 में से जो क्वेश्चंस की जो कवरेज है वो उसकी जो वेटेज है वो अराउंड 3 नंबर की है, और कभी कभी इसमें से 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन कवर हो जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से करना है 7.11 को। 9 और 10 में से जो वेटेज बनती है वो 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बनती है, तो आपको ये अच्छे से करना है। तो आपको कोई भी लेक्चर मेरा मिस नहीं करना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है सो यू विल मेक अ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन रिजॉल्व ऑल ऑफ द क्वेरी। और अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए सो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। अब देखिए, अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर ले रही हूँ, क्वेश्चन इज़ इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, हमें ये इंटीग्रेशन करना है। तो आपको नॉर्मली इंटीग्रेट करना है, जो अभी तक आपने रूल सीखे हैं इंटीग्रेशन के उनको अप्लाई करके आपको इंटीग्रेशन करना है। जैसे एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3। जो भी इंटीग्रेशन निकल कर आता है उसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में एनक्लोज करना है। ओके, और यहाँ पर लिमिट लिख देनी है 2 to 3। तो इस टाइप से हम करते हैं। ओके, और मैं यहाँ पर यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ और बता देती हूँ आपको कि लिमिट लगाते कैसे हैं। हमेशा पहले अपर लिमिट को डाला जाता है एफ ऑफ बी, और फिर हम लोअर लिमिट को डालते हैं एफ ऑफ ए। तो इस टाइप से हम लिमिट को डालते हैं इंटीग्रेशन के आंसर के अंदर। ओके, तो ये हमारा रूल था। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो अप्लाई करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, जो अंदर वाला कांस्टेंट है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, है ना। हमने 1/3 को बाहर निकाल दिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। एक्स क्यूब 2 to 3। अब हम क्या करते हैं, अपर लिमिट को डाला जाता है। पहले अपर लिमिट क्या है हमारी 3, तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। ओके, इस टाइप से हम उसको बनाते हैं। दैट इम्प्लाइज, सो 1/3 दैट इज इक्वल टू 27 माइनस 8। तो कितना हो गया हमारे पास, 19 डिवाइडेड बाय 3 आपका आंसर है। ओके, इस टाइप से इंटीग्रेशन में किया जाता है। तो आपको कुछ नया रूल मैंने नहीं सिखाया इंटीग्रेशन करने का, सिर्फ मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब समझा रही हूँ कि उसमें क्वेश्चंस को करना कैसे है। ओके, तो चलिए अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आ जाता है आपका 2 नंबर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। तो देखिए क्या है ये क्वेश्चन और कैसे करना है। क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 27 का सेकेंड पार्ट। ओके, तो इंटीग्रेशन 4 to 9 रूट एक्स डिवाइडेड बाय 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 की पावर 2। ओके, तो कभी भी आपको, तो हम देख सकते हैं ऊपर वाला रूट है, हमें ये देखना होता है कि किसको हम टी लेट करें जो ऊपर वाला आ जाए। अगर हम कंप्लीट इसको हम टी लेट कर लेते हैं 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 की पावर टी। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 30 का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा माइनस 3/2, और यहाँ से हमें एक्स की पावर हाफ मिल चुकी है जो हमें चाहिए। ओके, डी एक्स डी टी तो कितना बन गया यहाँ से, सो माइनस 3/2 दैट इज़ रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमें डी टी बनाने के लिए रूट चाहिए था, तो रूट ही है हमारे पास। ओके, रूट चाहिए था, रूट ही है हमारे पास। तो यू कैन सी हमें और क्या चाहिए, -3/2 चाहिए। तो यहाँ पर -3/2 कैसे आएगा, यहाँ पर -3/2 करने के लिए तो हमने -3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, चलो हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको। मैं बताती हूँ आपको कैसे लिखना है। तो 4 to 9, ओके, -2 3/2 चाहिए, मैंने -3/2 लिख दिया। रूट एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3/2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए -3/2 से मैंने अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो मुझे उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन पर कोई फ़र्क ना पड़े। सो -2/3 भी मैंने लिखा है यहाँ पर मैं। ओके, एक मिनट। तो देखिए यहाँ पर -2/3, सो -2/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 to 9। हम देख सकते हैं ये पूरा अब हमारा पोर्शन जो है dt बन चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं, सो dt/t स्क्वायर था तो स्क्वायर भी लगा दीजिए। ओके, सो -2/3 1/t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -1/t। सो -1/t। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो ये लिमिट थी ये हमारी टी की नहीं थी, ये हमारी लिमिट जो थी वो एक्स की थी। ओके, ये जो लिमिट थी वो हमारी एक्स की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट लगाने से पहले आपको इस टी को फिर से आपको एक्स में बदलना पड़ेगा, है ना, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दी -2/3। ओके, -1/t की वैल्यू आप डाल सकते हैं। टी की वैल्यू ये थी हमारे पास 30 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 3/2 4 to 9। ओके, सो -2/3 हमने बाहर ही लिया हुआ है। इफ़ यू वांट कि माइनस साइन को भी आप बाहर ले सकते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया। बाकी बचे हुए में हम लिमिट लगा रहे हैं, पहले अपर लिमिट को लगाया जाता है। सो 1/30 माइनस एक्स की पावर 3/2 9 की पावर 3/2 माइनस यहाँ से लोअर लिमिट 1/। अब ध्यान रखिएगा कि माइनस को हम बाहर निकाल चुके हैं तो माइनस का हमें कोई लेना देना नहीं है। अपर माइनस लोअर लगा रहे हैं हम। 30 माइनस 4 की पावर यहाँ पर हो जाएगी आपकी 3/2। ओके, सो यहाँ पर कितना बन गया 2/3। सो 1/30 माइनस 3 को हम क्या लिख सकते हैं
9 को 3 की पावर 2 की पावर 3/2 -1/30 -2 आप इस टाइप से लिख सकते हैं। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो 2/3/1/30 -27 -1/30 -8। ओके, तो आप सिंप्लीफाई करेंगे। मैं थोड़ा स्पीड में कर देती हूँ क्योंकि सिंप्लीफिकेशन ही है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। ओके, 3 8 7/24 हो गया एंड 2 से 12 टाइम्स, सो 7/36 विल बी योर आंसर। यू कैन चेक द आंसर। ओके, एक मिनट, ये क्या हो गया? लेट मी चेक इट अगेन। 30 -8 जो है 22 लिखना था, मैंने बाय मिस्टेकन यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशंस को ठीक कर देते हैं। तो आपको मेथड तो समझ में आ ही गया होगा। तो 2/3 इंटू ये 66 हो गया, 22 -3 और 2/3 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 66 और तो कितना हो गया 19 डिवाइडेड बाई 99 इज़ योर आंसर। सो ये तरीका होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब देखिए, चलो हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अच्छा सा। मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन ले लेती हूँ यहाँ से। तो देखिए, अगर सपोज़ करो हमारे पास क्वेश्चन है, चलिए, बच्चों को प्रॉब्लम होती है मैम बाय पार्ट वाले क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कराऊँ, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम पर तो वो एग्जाम्पल ही अच्छा था, इसमें सिर्फ वेटेज आ जाती है 1 या 2 नंबर की। आप वर्बली आप इनको जो भी अगर आपको लगे देखने से कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो उनको आप कर सकते हैं। 7.10 में वो क्वेश्चन हैं जो बोर्ड्स में आते हैं, लेकिन 7.9 में इट्स नॉट सो मच कि ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ओके, तो मैं आपसे खामखा मैं आपको झूठा नहीं बोलूँगी कि ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता है। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, हालांकि इसमें सिर्फ मेथड को समझना है। अब 7.11 अच्छे से करना, सो यू विल मेक श्योर कि आप 7.11 को अच्छे से करें। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 मैं थोड़ा सा कराती हूँ। पहले ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट फ्रॉम 0 to π/4 10x। अब देखिए, आपको फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। तो 10x का होता है हमारे पास जो इंटीग्रेशन होता है log mod sec x होता है, लिमिट फ्रॉम 0 to π/4। आपको ध्यान रखना है डेफिनेट के केस में कि आपको सी नहीं लगाना। तो लॉग अपर लिमिट हमने डाली sec π/4 माइनस लॉग मॉड sec 0। ओके, ये हमने लगा दिया। तो हमें पता है कि log sec π/4 कितना होता है, हमारे पास √2 होता है और sec 0 हमारे पास 1 होता है। ओके, जब तक आप देखो रूट की अगर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं तो आपको लगानी है। log 1 तो हमारा 0 हो गया है ना, log 1 0 होता है। तो log √2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर हाफ, और एक प्रॉपर्टी होती है log की पावर mn, log m की पावर n, n log m हो जाता है। आपको अच्छे से पता भी होगी, चैप्टर 5 में काफ़ी काम में आती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ log 2। आप यहीं तक इसको छोड़ सकते हैं, इज़ योर आंसर। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों को प्रॉब्लम होती है मैम बाय पार्ट में कैसे लगानी है, प्रॉपर्टी को बताइए एक बार। तो चलिए मैं एक बाय पार्ट का भी करा देती हूँ। 0 to 1 x प्लस साइन πx डिवाइडेड बाय 4 इंटू dx। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें बाय पार्ट लगेगा। ओके, ये फर्स्ट फंक्शन और बाय पार्ट पर मैंने बहुत अच्छे से वीडियो डाली हैं 2, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं अगर किसी को भी क्वेरी है बाय पार्ट को समझने में। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट को एज इट इज़ रखते हैं इसमें मेथड, फर्स्ट को एज इट इज़ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ओके, तो इसमें लिमिट फ्रॉम 0 to 1 चल रही है, माइनस इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मीन्स एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 1 चल रही है हमारे पास। और प्लस साइन πx/4 का कितना हो जाएगा, माइनस कॉस πx/4। ओके, और πx/4 का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन भी करना है, जो कि π/4 आएगा। और उसको मल्टीप्लाई में लिखने की जगह हमें किस में लिखना होता है, डिवाइड में, π/4 इस टाइप से। एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 1 क्योंकि इसका पूरा हो चुका है। ओके, तो हमने देखा कि यहाँ से जो इसका इंटीग्रेशन है एक्स का ex होगा और इसमें लिमिट लगा देंगे 0 to 1। तो जिस जिस पार्ट का होता जाता है हम उसमें लिमिट अलग करते जाते हैं। 0 to 1 डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होता है और ex का इंटीग्रेशन ex इंटू dx माइनस, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम 4/π को बाहर निकाल सकते हैं। मैंने आपको बोला भी था कि आप कांस्टेंट को बाहर निकाल लें तो ही ज़्यादा बेटर है। तो 4/π को मैंने बाहर निकाल दिया और cos πx/4 पर लिमिट लगा दी 0 to 1। ओके, तो यहाँ से आप लगा सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर क्या है, यहाँ पर हमारे पास 1 है तो हम सबसे पहले 1 डालेंगे, तो 1 इंटू ई की पावर 1। आप एक बार में ही पूरा अपर डाल दीजिए हर जगह। 1 माइनस लोअर हमने डाला 0 E 0। ओके, माइनस, और यहाँ से लिमिट
इंटीग्रेशन ई एक्स आएगा इसका, लिमिट फ्रॉम 0 to 1 माइनस 4 अपॉन पाई, 1 डालेंगे तो कितना आएगा कॉस पाई बाय 4 और 0 डालेंगे तो कॉस 0 आएगा यहाँ पर। ओके तो 1 कितना हो जाएगा ये 0 है। ओके माइनस ब्रैकेट ओपन करना क्योंकि माइनस साइन बाहर है, e की पावर 1 डाली, e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। ये मत सोचना कि आप 0 डाल रहे हैं तो हमेशा आंसर उसका 0 ही आएगा, आप चेक करना है आपको। ओके सो माइनस 4 अपॉन पाई, कॉस पाई बाय 4 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2, कॉस 0 होता है हमारे पास 1। ओके सो ई माइनस ये कितना है e माइनस 1 माइनस 4 अपॉन पाई 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, क्लियर है। सो ई माइनस माइनस क्या हो गया +1 माइनस 4 अपॉन पाई 1 बाई रूट 2 -1, इसको अंदर ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है इसलिए मैं नहीं लेकर गई। सो 1 माइनस 4 अपॉन पाई 1 बाई रूट 2 -1 यू कैन लीव इट हेयर। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं 7.9 एज वेल एज 7.10। मैं सोच रही हूँ 7.10 पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँ क्योंकि ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा आती है पेपर में, इसमें हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स की इसकी वेटेज है। तो चलिए अगर मैं कोशिश करूँगी कि 7.10 पर भी एक अलग से मैं लेक्चर डाल दूँ आपको। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर कोई भी क्वेरी है आपको तो कमेंट सेक्शन में करके मुझे ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आई है, और लाइक का बटन दबा दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को अगर उनको भी इस टॉपिक की नीड है। सो थैंक यू सो मच टू अटेंड द लेक्चर।